हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर अपनी एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो सामान्य सी बातें हैं, इंडिया के बारे में जो हमारी सामान्य सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए यदि हम अध्ययन करते हैं तो उन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यदि ये आपके सामने एक ग्लोब दिखाई दे रहा है और इस अर्थ को, इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। एक रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइडेड अर्थ इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। दीज पार्ट्स आर अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इन काल्पनिक रेखाओं को, इस काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। आपके सामने क्या है? आपके सामने ये एशिया का एक चित्र है जिसके अंदर आपकी इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। हमारा भारत, ये हमारे भारत की लोकेशन है। और ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारा क्या कहलाती है? इक्वेटर, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका एक पोजीशन है, ठीक है ना। और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहती है। और इसको दिखाया गया है कैसे दो हिस्सों में इंडिया को, यानी कि इस अर्थ को डिवाइड किया है, ठीक है ना। और यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में हमने अध्ययन पहले भी किया था। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है ना। जब ये आपका नॉर्थ और ये आपका ईस्ट है तो जो इंडिया की लोकेशन है यदि हम यहाँ से देखते हैं तो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो आपका इंडिया है वर्ल्ड के, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड के मैप पर नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन में लोकेट करता है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा में आपका प्यारा सा भारत, हमारा प्यारा सा भारत प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पोजीशंस है। इसमें हमने एशिया को भी हम साफ साफ देख रहे हैं, यूरोप, हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये हमारे महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट्स है जिनको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ये हमारे ओशंस है, पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशंस, अटलांटिक ओशंस। इसके बाद में आर्टिक ओशंस आपका ऊपर है, ये अंटार्कटिक ओशंस नीचे है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है? ये आपके ओशंस है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में मैंने एक इमेजिनरी लाइन की बात करी थी, यानी कि ये जो लाइनें होती है पृथ्वी के ऊपर, जो ग्लोब के ऊपर आप देखते हो, ये कहीं अर्थ के ऊपर कोई नहीं होती, बट इनको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि ऐसी ऐसी कोई लाइन है, यानी कि तो ये दो टाइप की लाइनें होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो ये वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि दीज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये लॉन्गेस्ट आपकी लैटिट्यूड है, जिसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा इक्वेटर, ठीक है ना। और ये 0 डिग्री पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में 90 और नॉर्थ में और यानी कि साउथ में 90 और नॉर्थ में भी 90 ऐसी लाइनें हैं। और टोटल कितनी हो गई? 90 + 90 80 और +1, यानी कि टोटल 181 क्या है आपकी लैटिट्यूड्स लाइन होती है, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ग्रीन कलर की ये जो लॉन्गिट्यूड, ये जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है इनको हम लॉन्गिट्यूडल लाइंस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। और ये टोटल इनकी जो संख्या होती है 360 होती है, ठीक है ना। और इनमें जो 0 डिग्री एक लाइन होती है उसको हम, जो 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन वही लाइन है जो ग्रीनविच से होकर जाती है और जहाँ से वर्ल्ड का जो टाइम होता है वो सेट होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो आपकी लैटिट्यूड लाइंस होती है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये दिशाओं को दिखा रहा है, ठीक है ना, कि मैप के ऊपर हमारी जो ये डायरेक्शंस होती है वो कहाँ कहाँ होती है। ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए कि डायरेक्शंस क्या होती है। अब इसके बाद में जो हमने लाइनें पढ़ी, यानी कि पृथ्वी को जो दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइडेड अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, तो उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में यानी कि नॉर्थ में एक लाइन 23.5 डिग्री पे एक लाइन और आती है, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। उस इमेजिनरी लाइंस को, उस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो नीचे आपकी मकर रेखा है, ये आपको 3 काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कर्क रेखा जो भारत के बीच में से होकर गुजरती है, इसके बाद में भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बड़े हिस्सों में बांट देती है, ठीक है ना। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इंडिया की पोजीशन दिखाई दे रही है कि कैसे इंडिया की जो लोकेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या एड्रेस है इंडिया का, यानी कि वर्ल्ड मैप के अंदर यदि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इंडिया का एड्रेस देखते हैं तो क्या है वो एड्रेस हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे टॉप मोस्ट पे लेंगे, यानी कि जो हम उत्तर दिशा में हम देखते हैं जो भारत का इंदिरा कोल पॉइंट है। इंदिरा कोल पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर में, यानी कि अब तो लद्दाख में है, यानी कि लद्दाख में जो भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, ठीक है ना। वहाँ का जो पॉइंट होता है उसका जो एड्रेस है वो 37 डिग्री और 6 मिनट, यानी कि ये आपकी ये वाली लाइन होगी, ठीक है ना। तो 37 डिग्री और 6 मिनट आपकी लैटिट्यूड नॉर्थ। और यदि मैं नीचे बात करता हूँ दक्षिण का, जो भारत की जो मेन भूमि का जो दूरस्थ बिंदु है कौन सा है, कन्याकुमारी है। और वैसे तो यदि मैं इंडिया की बात करूं तो वो तो ग्रेट निकोबार के अंदर आपका है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। बट यदि मैं मेन लैंड की बात करता हूं तो कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी की जो पोजीशन कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 6 डिग्री और कुछ मिनट के लगभग वो पॉइंट है, लैटिट्यूड में है। तो लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं आप अपने। तो नॉर्थ में हमारा क्या होगा, कितना 37 डिग्री 6 मिनट, और आपका साउथ में होगा 8 डिग्री 4 मिनट। इसके बाद यदि मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट के अंदर आपका जो दूरस्थ बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है, किम्बिथु, ठीक है ना। और ये कितना 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ऐसे लाइन्स है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ठीक है ना। और जो ये समाप्त हो रहा है इंडिया, जो गुजरात के अंदर एक दूरस्थ बिंदु है जिसे हम गौर माता कहते हैं, और उसकी जो पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स है जिसके अंदर आपकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशंस इंडिया की दिखाई दे रही है। अब यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, किलोमीटर में डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि आपका उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिमतम बिंदु कितना है, और इसकी जो किलोमीटर में डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी कितनी, यानी कि जब हम उत्तर से और दक्षिण की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है। और जब हम बात करते हैं यानी कि पश्चिम से पूर्व की जब हम बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर की ये बीच में डिस्टेंस कवर करता है पूरा का पूरा इंडिया, ठीक है ना। तो ये आपकी पोजीशंस है। और यहाँ पे ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है जहाँ से इंडिया का टाइम सेट होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक लाइन है 82.5 डिग्री, ठीक है ना। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपको ये दिखाई दे रही है इस पर, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, जहाँ से इंडिया का टाइम सेट होता है। और इंडिया, जैसे हमने जीरो मेरिडियन भी देखी, जीरो मेरिडियन से इंडिया का जो टाइम आ गया है वो 5.5 घंटे आ गया, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे। ये आपको चीज़ें दिखाई दे रही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के पैरेलल है, यानी कि आपके जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, इन्हें भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। चलिए अब कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है और जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है और भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यदि मैं सबसे
पहली बात करूँ तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिज़ोरम। यानी कि एंटर करती है कहाँ से? गुजरात से, और निकलती कहाँ से है? मिज़ोरम से। ये क्या आपकी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है ना, और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम दूसरी पॉइंट पे आते हैं, और ये जो पॉइंट आपको इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस, यानी कि जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि जो भारत दूसरे देशों के से अपनी सीमाएं साझा करता है, और जिन्हें हम इंटरनेशनल बॉडी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं कहते हैं। जैसे भारत की सबसे चिर परिचित एक लाइन है रेड क्लिफ लाइन, इसको तो सभी जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद में मैकमोहन लाइन्स है जो चीन और भारत के बीच में है, और एक तीसरी लाइन्स डूरंड रेखा है, ठीक है ना। डूरंड लाइन है जो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी, लेकिन आज अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में क्या आ गया? पाकिस्तान आ गया। इसलिए अब वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन कहलाती है डूरंड लाइन, ठीक है ना। बट 1896 में सबसे पहले एक लाइन खींची गई थी जो अफ़गानिस्तान को भारत से अलग करती थी, उसको हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में रेड क्लिफ से पहले मैं आपको बता दूं मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। ये मैकमोहन की बात करेंगे इससे पहले, ये मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा अ लाइन विच आर डिवाइडेड चीन एंड इंडिया, यानी कि चीन को और भारत को अलग करने वाली एक रेखा है जो खींची गई है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है, लाइंस है, उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई थी। ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ पे फिर सिक्किम के बाद ये नेपाल के बाद में यहाँ उत्तराखंड आ गया, और यहाँ पे आपका लद्दाख, और ये सारी की सारी चीज़ें ये मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं, अभी जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, ठीक है ना, उसकी बात कर लेंगे। ये आपकी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रही है, लो मैं आपको यहाँ से शो कर सकता हूँ, ये आपकी रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ देखोगे आप, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भारत से अलग कर रही है, ठीक है ना। बांग्लादेश को भारत से अलग, क्योंकि जब ये रेखा खींची गई थी तब बांग्लादेश पाकिस्तान का एक पार्ट था, तो इसलिए ये भी रेड क्लिफ आपकी रेखा यहाँ पे शो हो रही है इसलिए। लेकिन बाद में 1971 में भारत ने बांग्लादेश को अलग कराया पाकिस्तान से, तो ये अलग हो गई। बट भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो 1947 में खींची गई उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम, इस पिक्चर में हम क्या देखेंगे? इसमें हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है, ठीक है ना। आपका जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, वो संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं एक बॉडी है, ठीक है ना। तो संघ सेंटर, जिसके अंदर आपके स्टेट, ठीक है ना, और स्टेट और आपका यूनियन टेरिटरीज आती है, ठीक है ना। तो ये यूनियन टेरिटरीज आपको दिखाई दे रही है। हमारे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज को हम देख रहे हैं। प्रदेश के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो संघ के साथ में, यानी कि संघ से गवर्न करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको गवर्न कराती है, जिस पे का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार उस पर किसी का नहीं होता, उसमें केंद्र सरकार शासन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो सबसे ऊपर हाल ही फिलहाल में जो अलग हुआ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या कहते हैं जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे 8 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये पौंडीचेरी जरूर रह जाता है, ये पौंडीचेरी हर बार रह जाता है। ये आपके पुडुचेरी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये दोबारा फिर कर लेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और दीप। ये हाल ही फिलहाल में क्या हुए? पहला अलग अलग थे, लेकिन अभी इनको एक कर दिया गया है। यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप, इसके बाद में यहाँ पे पुडुचेरी
इसके बाद में यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 हमारे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं आपकी इस नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन, यानी कि गंगा के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। गंगा यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय नदी भी है, इसके बारे में हम देख लेंगे कैसे कैसे कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर जाती है और कहाँ जाकर समाप्त होती है गंगा, ठीक है ना। चलिए, तो गंगा की यदि मैं बात करूँ, गंगा एक अनेकों सहायक नदियों की से मिलकर बनी होती है। और वे जो सहायक नदियाँ हैं, हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भागीरथी, ठीक है ना। भागीरथी जो कि गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री आपका एक ग्लेशियर है यहाँ पे भागीरथी, ये भागीरथी निकल रही है, ये गंगोत्री है। इसके बाद में भागीरथी जैसे नीचे आती है उसके साथ में अलकनंदा मिलती है, और जहाँ भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है वहीं से स्टार्ट होती है गंगा। वहीं इसका नाम यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों की संयुक्त धाराओं को मिलकर इसका नाम पड़ता है गंगा, ठीक है ना। और गंगा आगे बढ़ती हुई इसके बाद में उत्तराखंड में, यानी कि आपका उत्तराखंड से आती हुई क्या कहते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार से आते आते बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और इससे अलग अलग ये गंगाएँ, ये यानी कि अलग अलग नदियाँ मिलती है, जैसे रामगंगा, इसके बाद गोमती जो जिसके किनारे लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी बसी हुई है। इसके बाद घाघरा, ये गंडक, ठीक है ना। फिर कोसी से इससे पहले यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकल कर आती है, ठीक है ना, और वो भी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। यानी कि और ये आपकी संयुक्त धारा होती हुई कहाँ से, पश्चिम बंगाल, ये बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में से होती हुई कहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका गंगा का एक हल्का सा व्यू था कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, जिसको पहले भागीरथी कहती है। भागीरथी, इसके बाद में अलकनंदा एक अलग से नदी आती है, दोनों मिलकर संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं। गंगा उत्तराखंड से होती हुई फिर यूपी में बिजनौर से एंटर करती है, और यहाँ से गाजीपुर से होती हुई बाहर निकल जाती है। इसके बाद में बिहार के बाद में आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में से होती हुई फिर ये आपकी बाहर निकल जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। किसके साथ में, जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, चीन से होकर आती है, उसके साथ मिलकर, ठीक है ना। तो चलिए, ये गंगा के बारे में थोड़ा सा था। अब बात कर लेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 1 बाय 1 आपको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा फ्लैग, ठीक है ना, झंडा 3 रंगों से मिलकर बना होता है। आप सभी को पता है, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को इसके बारे में बताने की आवश्यकता है तो बस उसका के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है ना। और ये हमारा राष्ट्रीय क्या है, चिन्ह है। इसके बाद में ये आपका क्या है, नेशनल एंथम जनगण मन, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। ये इसकी पिक्चर रविंद्रनाथ टैगोर की आपको दिखाई दे भी रही होगी, ठीक है ना, जिसने हमारे नेशनल एंथम की लिखा था जिसको। इसके बाद में ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, यानी कि इंडिया का जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वो क्या है, वंदे मातरम। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा जलीय जीव डॉल्फिन है। इसके बाद में हमारा जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। इसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी की यदि मैं बात करूं तो मोर है। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प की यदि मैं बात करूं तो कमल का फूल है। राष्ट्रीय पशु की बात करूं तो बाघ है। और राष्ट्रीय कहने का मीन्स है फल है तो वो हमारा आम है, ठीक है ना। तो इसमें एक राष्ट्रीय गेम भी रह गया हमारा जो राष्ट्रीय गेम है वो हॉकी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज भारत के, इंडिया के बारे में हल्की हल्की सामान्य सी बातें हमने देखी। और तो आप सभी को, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर मेरे माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से आप इन सब को जानो और पहचानो, तभी सही मायने में आप अध्ययन के कहलाओगे कि हाँ आप अध्ययनशील करने वाले बच्चे हो। तो ये आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको अवॉइड करना, और जो भी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लगती है उसको आप ग्रहण करना। और त्रुटि सुधार करने के लिए होती है,
और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। तो हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।